नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। जो आधार आपकी पहचान है, आपकी आइडेंटिटी है और जिस पर सरकार इतना जोर दे रही है, उस आधार को बरेली में कचरे के ढेर में फेंक दिया गया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों की तादाद में। और जब यह बात लोगों को पता चली तो हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और सारे आधार कार्ड उसने अपने कब्जे में ले लिए। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि ये आधार कार्ड आखिर कचरे के ढेर में पहुंचे कैसे। कचरे के ढेर में लगा आधार कार्ड का यह अंबार बरेली पोस्ट ऑफिस के पोस्ट बाबुओं की कारीगरी का वो नमूना है जिसने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया। क्योंकि जिन आधार कार्ड को लोगों के घर पहुंचना था, उन्हें पोस्टमैन ने कचरे के ढेर में डाल दिया। अब इसे पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले पोस्टमैन की कामचोरी कहें या फिर लापरवाही, क्योंकि यहाँ एक नहीं सैकड़ों आधार कार्ड कचरे में पड़े हुए हैं। अभी घर से आया था टक्की पे, मैं ड्यूटी करता हूँ, तो सीसीटीवी राशिद भाई चला रहे थे हमारे। मैं सोचा मैं इनसे मुलाकात कर लूँ, तो जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने ये आधार बहुत एक लाइन थी पड़ी थी आधारों को, तो मैंने इनकी जीसी को वहाँ पर इनको बुलवाया। मैंने ये रोको, यहाँ पर देखो बहेड़ी के सारे आधार बहेड़ी के हैं। शुरुआत में हर कोई यही सोचता रहा कि इतने आधार कार्ड आखिर आए कहां से। देखते ही देखते पूरे शहर में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग आधार कार्ड देखने के लिए कचरे के ढेर के पास पहुंचने लगे। जब सैकड़ों आधार कार्ड कचरे में पड़े होने की बात पुलिस को पता चली तो एसडीएम ने पुलिस को भेजकर आधार कार्ड थाने मंगवा लिए। पुलिस अब इस मामले में स्थानीय पोस्ट ऑफिस से बात करेगी और इतनी संख्या में आधार कार्ड कैसे कचरे के ढेर तक पहुंचे, इसकी जांच की जाएगी ताकि ये लापरवाही किसकी तरफ से हुई, इसका पता लगाया जा सके। वहीं पुलिस के पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों ने आधार कार्ड से फोन नंबर देखकर उन्हें फोन किया, जिसके बाद कई लोग अपना आधार कार्ड लेने मौके पर आ भी गए। ये कम से कम 200-250 तो यहाँ पड़ा हुए हैं, बाकी कुछ कूड़े में दब गए हैं। क्या लगता है कौन फिर कर रही है? ये और कौन फिर सकता है? ये जहाँ तुम्हारा डाक खाने में जो वहीं पे आता है आधार, उन्होंने मोहल्ले पे पहुंचाने के बजाय यहाँ इकट्ठा फेंकवा दिया है। ये किसी कूड़े पे द्वारा फेंकवाया गया। लेकिन सवाल इस बात का है कि आज आधार कार्ड सबसे बड़ा पहचान पत्र है जिसका इस्तेमाल हर चीज के लिए होता है। मोबाइल का सिम कार्ड लेना हो तो आधार, बैंक में खाता खुलवाना हो तो आधार, वोट डालते वक्त भी अगर वोटर आईडी नहीं है तो आधार कार्ड चलता है। मतलब पहचान पत्र का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है आधार कार्ड। सरकारी स्कीमों का फायदा लेने के लिए सबसे जरूरी आधार कार्ड है और अब तो सरकार सभी अचल संपत्तियों को आधार से जोड़ने की प्लानिंग कर रही है, जिसकी वजह से अगर किसी शख्स के पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है तो आसानी से इसका पता चल जाएगा और इनकम टैक्स विभाग के लिए भी रियल एस्टेट में बेनामी संपत्तियां पहचानने में आसानी होगी। लेकिन अगर आधार कार्ड कचरे के ढेर में पड़े रहे तो बात गंभीर हो जाती है, क्योंकि जो आधार कार्ड इतना जरूरी है, अगर वो गलत हाथों में लग गया तो ये उतना ही खतरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि साइबर क्राइम करने वाले लोग ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं। ऐसे में सोचिए कि ये आधार कार्ड अगर गलत हाथों में लग जाते तो क्या हो सकता था। यानी पोस्ट ऑफिस की एक लापरवाही कई लोगों पर भारी पड़ सकती थी। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले एक एक कर्मचारी को हर महीने तनख्वाह देती है तो फिर वो ऐसी लापरवाही क्यों करते हैं। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच की बात कह रही है, लेकिन जांच कैसी होगी ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात आजमगढ़ की गड्ढा युक्त सड़क की। हो सकता है आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगे, पर आजमगढ़ के सोते सिस्टम का यही एक सच है, क्योंकि जो पुल एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ता है, वहां नगर निगम की लापरवाही से गड्ढा हो गया। लोगों ने इसकी शिकायत की, लेकिन सिस्टम सोता रहा और फिर जो कुछ हुआ वो हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अभी दुर्घटना नहीं हुई है, दुर्घटना हो जाती तो वो उनकी नींद खुलती।
क्या हादसे के बाद जागने की आदत पड़ गई है हमें? जब तक कोई हादसा नहीं होता या फिर जब तक कोई इमारत या पुल भरभरा कर गिरता नहीं, तब तक हम जागते नहीं। क्यों वक्त रहते कोई सुध नहीं ली जाती? क्यों वक्त रहते किसी चीज की मरम्मत नहीं की जाती? ये सवाल इस वक्त पूरा आजमगढ़ जिला पूछ रहा है। जहां शहर की सबसे व्यस्ततम सड़क पर पानी की पाइप के रिसाव से एक बड़ा गड्ढा हो गया है। कई दिन से पानी का रिसाव हो रहा था, लेकिन कुंभकर्णी नींद में सोए सिस्टम ने इसकी कोई खोज खबर नहीं ली, जिसका नतीजा ये हुआ कि शनिवार को सड़क के दोनों पार गड्ढा हो गया। गनीमत ये रही कि जब ये गड्ढा हुआ उस दिन शनिवार था और ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। लेकिन जैसे ही इसकी खबर पुलिस प्रशासन को दी गई तो नगर निगम से लेकर पीडब्ल्यूडी महकमे में हड़कंप मच गया। दोनों ही विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। उनका वो एक अप्रोच में से के लगे हुए सटे हुए जो पाइपलाइन जा रही है जल निगम की, तो वो फट गई है। उसके फटने की वजह से दोनों साइड में, चाहे वो सिधारी की तरफ हो और चाहे शहर की तरफ हो, इसमें पानी नीचे नीचे बहता रहता है, जिससे जो है अप्रोच डैमेज हुई है। लगभग ये मान के चलिए 25-30 साल पुराना तो होगा ये। जिस सड़क पर यह गड्ढा हुआ वो तमसा नदी के पुल की सड़क है, जो इस पार को उस पार से जोड़ने का सबसे बड़ा रास्ता है। मऊ से बलिया जाने के लिए छोटे बड़े वाहन इसी पुल का इस्तेमाल करते हैं। अब जरा सोचिए कि ऐसे रास्ते में छोटी से छोटी लापरवाही कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि हादसे बताकर नहीं होते, जब ये हो जाते हैं तब पता चलता है। तमसा नदी पर बने 25 साल पुराने सिधारी पुल पर पिछले कई दिनों से पाइपलाइन के पानी का रिसाव हो रहा था। स्थानीय सभासद के पति ने इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन नगर पालिका ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पानी रिसता रहा और देखते ही देखते सड़क के दोनों ओर गड्ढा हो गया। सिधारी पुल पे पिछले 5 दिन से पाइप फटा हुआ है। जलकल का जो पाइपलाइन होता है 5 दिन से फटा हुआ है। विभाग को जानकारी फोन के द्वारा दी गई, लेकिन विभाग से कोई कार्रवाई नहीं हुई। विभाग यह देख रहा था कि कोई अनहोनी हो जाए, उसके बाद हम जो है जगेंगे। तो किसकी लापरवाही आप मानते हैं? नगर पालिका प्रशासन की पूरी लापरवाही है। नगर पालिका प्रशासन, अधिशासी अधिकारी और वर्तमान अध्यक्ष की घोर लापरवाही है, जिसके चलते अभी दुर्घटना नहीं हुई है। दुर्घटना हो जाती तो उनकी नींद खुलती। शिकायत मिलने पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने पुल का रास्ता बंद कर गड्ढे की मरम्मत का काम शुरू कर दिया, लेकिन ये मरम्मत तभी कारगर साबित होगी जब नगर निगम अपनी पाइपलाइन भी ठीक रखेगा। इसको करा रहे हैं, पहले फिलिंग करा देंगे, उसके बाद उनको नोटिस भिजवाएंगे नगर पालिका को, भाई अपना पानी पाइपलाइन सही करें या बंद करें। जब तक वो बंद नहीं होगा तो अगर कोई चीज़ मटेरियल भरा भी जाएगा तो अंदर फिर खाली हो जाएगा। तो अभी उसको तो तत्काल रूप से उसको तोड़वा के सही करा रहे हैं, ताकि जो है आने जाने लायक हो जाए। अब ऐसा है कि जब तक संज्ञान में आया है तो लग गया है, अब खुल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने नगर पालिका को पाइपलाइन ठीक करने के लिए नोटिस दिया है। अब नगर पालिका इस नोटिस पर ध्यान देती है या नहीं, या फिर पानी का रिसाव यूं ही जारी रहता है, ये देखना होगा। हालांकि मुद्दे की बात यह है कि हर साल इन्हीं गड्ढों की वजह से देश में 10,000 से ज्यादा हादसे होते हैं, जिनमें सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। चुनावी मौसम में तो गड्ढों को लेकर वादे पर वादे किए जाते हैं। हालांकि सरकार इसको लेकर काम भी करती है, लेकिन नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और एनएचआई की नाकामी और भ्रष्टाचार की वजह से गड्ढे बनते हैं और फिर भरे नहीं जाते। आजमगढ़ के सिधारी पुल की सड़क पर हुआ गड्ढा भी पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की नाकामी का ही नतीजा है। सच तो यह है कि विकास के लिए सड़कों का होना और सही हालत में होना जरूरी है। भारत में केंद्र और राज्य सरकारें सड़कों को विकास का पर्याय मानती हैं। इसके निर्माण पर राजस्व का बड़ा हिस्सा खर्च करती हैं। फिर भी सड़कें ऐसी बनती हैं जिनमें कुछ समय बाद गड्ढों का बसेरा बन जाता है। सड़कों पर इन गड्ढों की वजह से हर साल हजारों हादसे होते हैं। किसी देश में हुए विकास को उसकी सड़कों से समझा जा सकता है। अगर इस पैमाने पर भारत के विकास को परखें तो विकास में कई छेद नजर आएंगे। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हैं। विश्व स्तर की सड़कें बनाने के सरकारी दावे को मुंह चिढ़ा रहा है और मानसून में ये गड्ढे रौद्र रूप धारण कर लोगों का जीवन ही लीलना शुरू कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात फीस की टीस की, जिसने
हजारों अभिभावकों की जिंदगी को बेहाल कर दिया है, क्योंकि कोरोना काल में स्कूलों की मनमानी इतनी बढ़ गई है कि बिना स्कूल खोले न सिर्फ फीस बढ़ा दी है, बल्कि ऑनलाइन पढ़ाई के बाद भी अभिभावकों से स्कूल मेंटेनेंस चार्ज वसूल रहे हैं। आज अभिभावकों का सब्र टूटा तो उन्होंने निजी स्कूलों के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध का मोर्चा खोल दिया। जंतर मंतर का मैदान, हाथ में काली पट्टी और तख्तियों पर लिखे ये स्लोगन। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ उन अभिभावकों का विरोध प्रदर्शन है जिनके घर का बजट स्कूलों की बढ़ती फीस ने बिगाड़ दिया है, क्योंकि अभी स्कूल ठीक से शुरू भी नहीं हुए। स्कूलों ने बच्चों की फीस बढ़ा दी। अभिभावक स्कूलों की इस तानाशाही से इतने नाराज हैं कि रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और गुरुग्राम के सैकड़ों अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज सैकड़ों की तादाद में अभिभावक निजी स्कूलों के खिलाफ सांकेतिक धरना दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अभिभावक हैं वो बैठे हुए हैं। इनकी क्या मांगे हैं, किन बातों को लेकर के ये आज यहाँ पर धरना दे रहे हैं, हम अभिभावकों से ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार निजी स्कूलों के खिलाफ वो किस लिए धरना दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साधना सिंह है और मैं गाजियाबाद से हूँ। मेरी मुख्य डिमांड ये है कि मार्च, अप्रैल और मई संपूर्ण लॉकडाउन था, पूरा विश्व बंद था। उस समय की 3 महीने की फीस माफ़ हो और 1 जुलाई से जो ऑनलाइन क्लास चल रही है उसका 30%, 25% जो भी बनता है सरकार उसका मूल्य तय करे और हम अभिभावकों से ले, क्योंकि कोरोना काल में कई लोगों की नौकरी चली गई है। हम अभिभावक परेशान हैं, फीस नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता कि वो हमें 3 महीने की फीस माफ़ करे और ऑनलाइन क्लास के हिसाब से फीस ले। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का आलम यह है कि जिन अभिभावकों ने बढ़ी हुई फीस का विरोध किया और फीस नहीं दी, स्कूल ने उन बच्चों का नाम काट दिया और उन्हें परीक्षा तक में नहीं बैठने दिया। अभिभावकों की हालत ऐसी हो गई है कि सरकार सुनने को तैयार नहीं है और पढ़े लिखे लोगों को भी सड़क पर आंदोलन करना पड़ रहा है। पता नहीं सरकार क्यों नहीं सुनती है, जबकि हमारा संविधान ये कहता है कि 14 साल तक के बच्चे की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का जिम्मा स्टेट गवर्नमेंट का है। तो संविधान को भी धता बता रहे हैं। एक तो आप अपने सरकारी स्कूलों की हालत नहीं सुधारते और दूसरे प्राइवेट स्कूलों पर आपका कोई अंकुश नहीं है। आप उनको शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, आप उनको समाज सेवा के नाम पर कम्युनिटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, इतनी छूट टैक्स में उनको मिलती है, आप उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाते, बसें स्कूलों की फ्री में चलती हैं। और इस कोरोना काल में जब पिछले 11 महीने से स्कूल बंद हैं, तो स्कूल पूरी फीस किस मुद्दे पर लेना चाहते हैं और सरकार क्यों चुप है? अभिभावकों का कहना है कि जब स्कूल खुले ही नहीं, पढ़ाई हुई ही नहीं, तो फिर क्यों ज्यादा फीस भरें। अभिभावकों की समस्या ये भी है कि कोरोना काल में ज्यादातर व्यापार ठप है। कई लोगों की नौकरी जा चुकी है, जिनकी नौकरी बची है वो कम सैलरी पर नौकरी कर रहे हैं। ऐसे में स्कूलों की बढ़ती फीस की मार उनके घर का बजट बिगाड़ रही है। और हम सबका, बहुत सारे पेरेंट्स एसोसिएशन यहाँ मौजूद है, हम सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि ये जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं ये एक होटलों की तरह प्रफुल्लित हो रहे हैं। इतनी ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं, स्पेशली जब हमें पेरेंट्स को इस चीज़ की ज़रूरत थी कि जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो ट्यूशन फीस 50% या कुछ इसके आसपास करनी चाहिए। उन्होंने एक भी हमारी नहीं सुनी। हमने इतनी सरकार तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की, थ्रू लेटर, थ्रू ट्विटर हैंडल्स और ऑल, पर कोई भी हमारी आवाज़ नहीं सुन रहा है। थक हार के आज हम यहाँ जंतर मंतर पे पहुँचे हैं। तो हम लगातार पेरेंट्स जो है 11 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने अपने राज्यों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को संदेश दे रहे हैं कि आज इस संकट के समय में अभिभावकों के साथ खड़े होने का टाइम है। और हमने देखा है कि पिछले 11 महीने से चाहे राज्य सरकारें हों चाहे केंद्र सरकारें हों, कोई आप लोगों ने ये काली पट्टी क्यों बांधी है? ये हमने शोक संवेदना जाहिर करने के लिए बांधी है, क्योंकि हमारी ना तो केंद्र सरकार सुन रही है और ना ही राज्य की सरकारें सुन रही हैं। लगातार अभिभावक परेशान हैं, निजी स्कूल लगातार फीस की उगाही कर रहे हैं और इस कोरोना काल में जब 11 महीने स्कूल बंद रहे उसके बाद भी पूरी फीस की डिमांड की जा रही है। निजी स्कूलों की तानाशाही के खिलाफ अभिभावक लगातार आवाज उठा रहे हैं, सरकार से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर का रुख किया, शायद इस उम्मीद में कि उनकी आवाज़ यहाँ से कोई सुन ले।
वैसे अभिभावकों की बहुत सिंपल और सीधी मांग है कि स्कूल जब तक ऑनलाइन चल रहे हैं तब तक फीस की एक सीमा तय कर दी जाए, ताकि अभिभावकों के ऊपर ज्यादा वजन ना पड़े, क्योंकि ज्यादातर अभिभावकों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा बच्चों की फीस के रूप में चला जाता है। बच्चों के भविष्य की चिंता कर अभिभावक कुछ नहीं बोलते। स्कूल इस चुप्पी का फायदा फीस बढ़ाकर लेते रहते हैं, क्योंकि स्कूलों की तानाशाही सिर्फ फीस तक सीमित नहीं है, क्योंकि कई स्कूलों ने कोरोना काल के दौरान स्कूल मेंटेनेंस चार्ज और ट्यूशन फीस तक वसूली है। सवाल इस बात का भी है कि जब स्कूल बंद रहे, बच्चे स्कूल गए ही नहीं, तो फिर स्कूल मेंटेनेंस का चार्ज अभिभावक क्यों भरे? कुल मिलाकर स्कूलों की मनमानी और तानाशाही के सामने ज्यादातर अभिभावक विवश हैं और मुश्किल वक्त में वो सरकार की तरफ देख रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सरकार स्कूलों की मनमानी से इन अभिभावकों को राहत दिलाती है या नहीं। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो अभिभावक हैं वो नियमों का पालन भी कर रहे हैं और साथ ही जो निजी स्कूल हैं उनके खिलाफ यहाँ आंदोलन भी कर रहे हैं। और इनका कहना है कि ये आंदोलन अभिभावकों का तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इन निजी स्कूलों के खिलाफ कड़ा रुख नहीं अपनाती है। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट बीरपाल के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। और अब बात वसीम रिजवी की मांग पर मचे उस घमासान की जिसने उन्हें पूरे मुस्लिम समाज के निशाने पर ला दिया। वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में कुरान की कुछ आयतों पर रोक लगाने की पीआईएल दाखिल की। इस पर अब चौतरफा विरोध हो रहा है। महिलाओं ने उनके पोस्टर फूंके हैं, मुस्लिम धर्मगुरु उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और इस विरोध के बाद वसीम रिजवी ने एक वीडियो जारी किया है, लेकिन विरोध इसके बाद भी थमा नहीं। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी इस वक्त समूचे मुस्लिम समाज के निशाने पर हैं। चाहे शिया हो या सुन्नी, सब एक सुर में वसीम रिजवी का विरोध कर रहे हैं और ये विरोध एक पीआईएल को लेकर हो रहा है। दरअसल वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की है, जिसमें वसीम रिजवी की तरफ से कहा गया है कि कुरान की 26 आयतों को हटा दिया जाए, क्योंकि ये आयतें आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। वसीम रिजवी की दलील ये भी है कि ये 26 आयतें बाद में कुरान में शामिल की गई हैं। वसीम रिजवी के इस बयान और इस पीआईएल ने मुस्लिम समाज में रोष पैदा कर दिया है। हर तरफ वसीम रिजवी का विरोध हो रहा है। महिलाएं उनके पोस्टर फूंक रही हैं, मुस्लिम धर्मगुरु उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। कई मौलानाओं ने अपने समर्थकों संग रिजवी के घर के बाहर कुरान की तिलावत भी की है, जबकि मौलाना कल्बे जवाद ने वसीम रिजवी पर देश में दंगे फैलाने की साजिश तक का आरोप लगाया है। हमारी है कि इसको देशद्रोही में गिरफ्तार किया जाए और इसको सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर भारी जुर्माना आयद करके इसको जेल भेजे और जो इसने बेईमानियां की औकाफ में उसमें भी इसको फौरन जेल भेजा जाए। इसके अलावा जितनी भी इसकी बेईमानियां हैं जो सीबीआई के जरिए से इंक्वायरी हो रही है, इसको फौरन जेल भेजा जाए, ये हमारी डिमांड है। और इसको खारिज करे और इसके ऊपर भारी जुर्माना भी लगाए और इसके ऊपर मुकदमा कायम करे। कई मुस्लिम संगठन वसीम रिजवी के इस पीआईएल से इतने नाराज हैं कि वसीम रिजवी को मारने पर इनाम तक का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक जमीरुल्लाह ने तो वसीम रिजवी को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, सऊदी अरब के अंदर 3 वो हैं जमरात, मतलब जमरात का मतलब है 3 शैतान है, एक छोटा शैतान, बड़ा, उससे बड़ा शैतान, फिर उससे बड़ा शैतान। ये सबसे बड़ा शैतान रिजवी आ गया है। जहाँ पर भी मिल जाए कंकरी मारो और सवाब हासिल करो। आपको अल्लाह पाक ने शैतान यही भेज दिया है हिंदुस्तान में इस वक्त। और मैं ये कहूँगा योगी जी से और ख़ास तौर से अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से, जो ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ऐसे आदमी को पार्टी से निकालें।
वहीं याचिका पर मचे बवाल के बाद वसीम रिजवी ने एक वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखा है। शियों को ये बात समझनी चाहिए कि जो किताब उस्मानी और कुरान इस वक्त मौजूदा दौर में चल रहा है वो सही कुरान नहीं है। उसके अंदर जो इस तरह की आयतें हैं वो जान करके उसके अंदर डाली गई हैं, वो अल्लाह का मैसेज नहीं है। हम पूरे कुरान को चैलेंज नहीं करते। कुरान के अंदर बहुत सी ऐसी आयतें हैं जो कि इंसान में मेल मिलाप, धर्मों की नफरतें हटाती हैं। लेकिन वसीम रिजवी के पीआईएल के बाद शुरू हुआ विवाद बढ़ता जा रहा है। मुस्लिम धर्मगुरु विरोध कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ये विरोध कहां जाकर थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।